हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि बुक 2 में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम आपको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बुक 2 से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। देखिए अभी इसमें क्या होता है, फिजिक्स में एक क्या होता है बुक 1 होता है और एक क्या है यहाँ पे बुक 2 है। अगर मार्क्स वेटेज की भी बात करें ना तो बुक 2 से यहाँ पे 2 मार्क्स ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्या है कि बुक 1 से 34 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक 2 से यहाँ पे 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बुक 2 में जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे क्या है, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, फिर एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। तो इस सभी चैप्टर का हम आपको एक एक करके इतना अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे इस यानी बुक 2 से एक भी अगर क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव तो वो आपसे छूटने न पाए। तो देखिए अभी हम यहाँ क्या करें, 2 चैप्टर लिए हैं, कौन सा, तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इस दोनों चैप्टर का हम इस वीडियो में इतना अच्छा सा आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा देंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस दोनों से एक भी यानी जितना भी क्वेश्चन पूछ दे इस दोनों चैप्टर से, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए यहाँ से हम जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे आए। अगर एक क्वेश्चन है, अगर उसके आसपास कोई और क्वेश्चन बन रहा है तो उस सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में बात करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण होता है। इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी क्या कि जो लाइट वेव का जो यहाँ पे क्या होता है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और पोलराइजेशन जो होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है। तो देखिए ये जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होता है लाइट वेव का वो इस तरह से यहाँ पे होता है, इस तरह से, और यहाँ पे पोलराइजेशन इस तरह से है। तो इसके बीच का जो एंगल की बात करें तो वो कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोस्टर का नियम क्या है। तो वोस्टर का नियम यहाँ पे क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 IP होता है, जहाँ पे ये जो IP है क्या है, आपतित किरण है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे बता देते हैं क्या है हमारा वोस्टर का नियम। तो ये जो वोस्टर का नियम है ये कौन दिए थे, तो डेविड वोस्टर दिए थे, और कब दिए थे, तो 18 से 11 ईस्वी में दिए थे। कौन, तो बूस्टर का नियम दिए थे। और ये होता क्या है, तो बूस्टर ये क्या हमारा बूस्टर है ना, बूस्टर एंगल क्या होता है, तो बूस्टर एंगल होता है वो कि ध्रुवन की मात्रा, यानी क्या कि ध्रुवन की मात्रा और आपतित प्रकाश के कोणों के संबंध को हम बूस्टर का नियम कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइट है तो उसके ध्रुवन की मात्रा और आपतित जो प्रकाश है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, तो उसके संबंध को हम यहाँ पे बूस्टर का नियम कहते हैं। और कौन दिए थे, तो डेविड बूस्टर दिए थे 1811 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा। अब दोनों का अपवर्तनांक यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कांच से पानी में जाती हुई, यानी एक प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरण क्या है, कांच से पानी में जाती है। तो अब पूछा है कि उसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका क्रिटिकल एंगल किस तरह से हम निकालते हैं उसको यहाँ पे हम बता देते हैं, फिर आप उसे अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। अगर बात करें क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे कांच है और एक यहाँ पे पानी है। तो अगर यहाँ पे कांच का हम मान लेते हैं म्यू, यहाँ पे क्या है जी मतलब क्या कि ग्लास यानी कांच, तो यहाँ पे म्यू जी मान लेते हैं। म्यू जी क्या हो जाएगा, म्यू जी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, यानी म्यू वाटर साइन थीटा। अब साइन थीटा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर साइन थीटा हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल हो जाएगा क्या 90 डिग्री इसके बीच। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 1। अगर बात करें यहाँ पे हम क्या, तो साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बटे यहाँ पे म्यू जी हो जाएगा। अब म्यू डब्ल्यू क्या दिया हमारे यहाँ पे पानी, यहाँ पे कांच का, तो कांच यहाँ पे पानी वाला ऊपर आएगा, कांच वाला यहाँ पे नीचे आएगा। तो ऊपर में क्या है 3/2 है और यहाँ पे क्या है 4/3। तो अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स, ये साइन इधर था तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, तो ओके यहाँ पे क्या होगा 9/8, जो कि ऑप्शन ए में है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, फोर्थ नंबर, इसमें है बर्फ का अपवर्तनांक होता है।
तो बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे केवल बर्फ का अपवर्तनांक दिया है, आपसे वायु, जल, कांच, हीरा ये सभी का अपवर्तनांक पूछ सकता है। तो हम इस सभी का अपवर्तनांक आपको बता देते हैं, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे कम जो होता है यहाँ पे वो वायु यहाँ पे हो गया, इससे जो ज़्यादा होता है वो यहाँ पे जल का होता है, ये जल है। उससे जो ज़्यादा यहाँ पे होता है वो किसका होता है, यहाँ पे बर्फ का होता है। फिर बर्फ से जो यहाँ पे ज़्यादा होता है वो किसका होता है, यहाँ पे कांच का होता है। और कांच से जो ज़्यादा होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हीरा का होता है। और बात करें यहाँ पे वायु का, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.003 होता है। अगर बात करें यहाँ पे जल का, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33। फिर आता है यहाँ पे बर्फ का, तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 1.31 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है यहाँ पे, तो 1.31 होता है। फिर यहाँ पे 0, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कांच। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कांच का, तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या है, यहाँ पे 1.5 से 1.9 के बीच होता है। कांच का अपवर्तनांक कहाँ होता है, 1.5 से 1.9 के बीच होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है यहाँ पे वो किसका होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हीरा का होता है। और वो क्या होता है, यहाँ पे 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। और एक बात और याद रखिए कि जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें जो लाइट का जो यहाँ पे होता है वो ज़्यादा मुड़ता है, और ज़्यादा मुड़ने से क्या होता है, उसमें प्रकाश जो होता है वो यहाँ पे अत्यधिक चमकता है। इसलिए हीरा में देखते होंगे प्रकाश जो होती है वो अत्यधिक चमकती है, किसके कारण, तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, बर्फ का, तो बर्फ का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। इसमें है एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहले देखिए कि उत्तल लेंस है और वस्तु का 3 गुना तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और कौन सा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आवर्धन। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये होता है, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये होता है -v/u होता है। यहाँ पे v क्या हो गया हमारा, प्रतिबिंब, और यहाँ पे क्या है, ये यू बीम है। अगर यहाँ पे इसका परिभाषा देखें तो प्रतिबिंब और यहाँ पे बिंब के अनुपात को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब और बिंब के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये 3 हो जाएगा। आवर्धन क्या है हमारा, 3 हो जाएगा। ये 3 मान लेते 3m, या ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब। तो हमारे यहाँ पे दिया है क्या, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी, तो हमारा u दे दिया गया है। तो ये u दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -v/, ये क्या है 24। तो ये हमारा 24 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 76, ये हो गया 72 हो गया ना, हाँ 72 हो जाएगा। अब -v बराबर हमारा आ गया क्या, यहाँ पे 72 आ गया। अगर v बराबर हम मान ले ये 72 आ गया। अब यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, वो क्या होता है यहाँ पे, तो 1/v प्लस 1/v होता है, यानी 1/u, और प्लस में क्या होता है 1/ हमारा v बराबर 1/f। अब इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आपको वहाँ पे आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या निकालना हमारे, फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है, तो वो f निकल जाएगा। और वो किसके बराबर आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। अब देखिए कोई यहाँ पे क्या है, लाइट रे है। अब लाइट रे क्या होता है ना, कि किसी से यहाँ पे टकरा के मुड़ जाता है। अब बात करते हैं किससे टकराता है। तो देखिए यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कि क्या है, अपारदर्शी रखा हुआ है। अपारदर्शी अगर लाइट इससे टकराता है तो इससे तो पास होगा ही नहीं। क्या है, टॉर्च, मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ पे ये टॉर्च है, इसका लाइट यहाँ तक आ गया, मान लीजिए इसका लाइट यहाँ तक आ गया, लेकिन ये यहाँ तक है, तो इससे पार नहीं हुआ। अब पार किससे होता है और तीखे किससे मुड़ता है। तो अब मान लीजिए ये वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे अपारदर्शी, और यहाँ पे ये टॉर्च रखा हुआ है, या कोई लाइट रखा, लाइट का सोर्स। तो ये लाइट का सोर्स इस तरह से आता है, इस तरह से यहाँ पे,
तो इसका जो कुछ होता है इससे यहाँ पे पास होता है और कुछ इससे पास हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो ये हमारा होता है डिफ्रैक्शन के कारण, यानी विवर्तन के कारण। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर अचर रहता है। अब पूछा है कि यहाँ पे क्या है, 2 मीडियम हो 3 मीडियम हो कितना भी, अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश हो या बात करते हैं यहाँ पे क्या वेव यानी क्या कि तरंग हो, प्रकाश हो, कुछ भी हो, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो चेंज नहीं होती है। 7 का राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के चेंज होने से ही क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग रंग बनता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने से ही क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग रंग बनता है। और चेंज क्या नहीं होता, अचर यानी कांस्टेंट क्या रहता है, तो आवृत्ति हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ड लाइट। तो स्कर्ड लाइट की बात करें ना, ये इंटेंसिटी की बात करें तो ये क्या होती है, यहाँ पे 1/, यहाँ पे लैम्डा के पावर 4। अगर बात करें कि यहाँ पे जितना ज़्यादा सबसे कम जिसका वेवलेंथ होगा उसका ज़्यादा उतना क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ड लाइट, यानी उतना ज़्यादा वो क्या होता है, यहाँ पे स्कर्टर्ड होता है, यानी प्रकीर्णित होती है, जिसका ज़्यादा यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ होता है। अगर बात करें यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की यानी वेवलेंथ की, तो इसके लिए यहाँ पे याद रख लीजिए क्या होता है हमारा VIBGOR। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ये हो गया ब्लू, यहाँ पे क्या होता है ये जी ग्रीन, वाई हो गया यहाँ पे येलो, ऑरेंज और आर रेड। अगर बात करें यहाँ पे क्या तरंग दैर्घ्य की, तो जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चले तो इंक्रीज होती जाती है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो सबसे कम अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो किसकी होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉयलेट की होती है यानी बैगनी कलर के होते हैं। फिर वहाँ पे आता है इंडिगो आता है, फिर यहाँ पे आता है ब्लू, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का होता है। और अप्रोक्सीमेट इसका जो यहाँ पे वेवलेंथ होता है वो 400 यहाँ पे नैनोमीटर होता है, NM होता है, और इसका यहाँ पे 700 नैनोमीटर के करीब होता है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पे प्रकीर्णित होगा, तो वो कौन होगा यहाँ पे, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट का है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्कर्ड होगा। और यहाँ पे क्या पूछा था हमें, रिलेशन पूछा था, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर, कांच के समांतर सतह की पट्टिका की फोकस दूरी क्या होती है। कांच के सतह यानी पैरेलल साइड ग्लास है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे अनंत यानी इन्फिनिटी, ऑप्शन सही हो जाएगी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है। अब क्या है, एक यहाँ पे क्या है प्रिज्म है, तो अब हम यहाँ से पूछा है कि मिनिमम डिविएशन यानी थिन प्रिज्म का क्या होगा, कम से कम यहाँ पे कब हो, क्या हो सकता है यहाँ पे डेविएट हो सकता है, ये प्रिज्म रखा है, अब कितना एंगल पर इसमें से क्या होगा यहाँ पे डेविएशन होगा, तो वो पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है μ-1 इंटू ए होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करिए ये किस तरह से आता है, तो उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये हमारा होता है क्या, यहाँ पे ये होता है मिनिमम डेविएशन। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन और डिवाइडेड बाय क्या होता है, sin a/2 होता है। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रकाश के बर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती। अभी तुरंत ऊपर हम देखे हैं कि कौन सी भौतिक राशि चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर, यदि हवा में प्रकाश का वेग v है, हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तब क्या होता है, यानी इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर इज va एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर vw, देन जब यहाँ पे क्या है, देखिए प्रकाश है, प्रकाश का यहाँ पे अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में होती है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आता है क्या, निर्वात में। किस में होती है, निर्वात में होती है। अगर पूछ ले कितना होती है तो वो भी इसका आंसर बता दीजिए, वो होता है यहाँ पे 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
मीटर पर सेकेंड होता है 10⁸ अगर इसी को किलोमीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में होती है, निर्वात में होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, पानी में पूछा है, तो पानी में ऑब्वियसली है कि प्रकाश का जो चाल होगा वो घट जाएगा, तो यहाँ पे VW क्या होगा, घट जाएगा, किससे, VA से। ये क्या है, हवा में है, तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा VA इज ग्रेटर देन VW, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर इसमें है, जल के लिए क्रांतिक कोण होता है। जल के लिए यहाँ पे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल की बात करें तो यहाँ पे जल के लिए हो जाएगा यहाँ पे 48.75 डिग्री, क्या हो जाएगा, 48.75 डिग्री। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रांतिक कोण की, तो क्रांतिक कोण होने के लिए नहीं, यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि सबसे पहले जो यहाँ पे रे आ रही है वो यहाँ पे सघन माध्यम से, यहाँ पे सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का 90 डिग्री होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जब यहाँ पे क्या है, सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है और यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, उसके बीच 90 डिग्री बनता है, तो उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और जल के लिए क्रांतिक कोण यहाँ पे 48.75 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, इसकी शक्ति क्या होगी। सिंपल सा आंसर है, आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14 में क्या है, यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है। और यहाँ पे अगर बात करें शक्ति, तो पावर क्या होता है हमारे यहाँ पे 1/f होता है, 1 फोकस दूरी। यहाँ पे फोकस दूरी क्या है, यहाँ पे 1 है और मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में रहता तब तो इसको हमें मीटर में चेंज करना होता, लेकिन यहाँ पे मीटर में ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा। और पूछे अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि यहाँ पे अगर पूछ दे कि पावर जो है यहाँ पे, ये पावर का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे डायोप्टर होता है। तो 1 डायोप्टर यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। जब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसमें कौन सही है। F0 यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, F यहाँ पे आईपीस है। तो देखिए यहाँ पे जो आईपीस ये हमारा हो गया, और आईपीस जो होता है इसमें बड़ा होता है। आईपीस क्या होता है, बड़ा होता है, और ये होता है छोटा होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला छोटा है, इसको एफ ही मानते हैं, इसको एफ ही, ये हो गया एफ ओ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो एफ ओ इसमें छोटा है, तो एफ ओ छोटा किस में है, ऑप्शन बी में है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर इसमें क्या है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। सबसे पहले तो ये जानिए कि इंद्रधनुष यहाँ पे किस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आसमान में क्या होता है कि प्रकाश की सूक्ष्म बूंदें, पर जब देखिएगा कि बारिश होती है ना, उसी समय यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, या जब क्लाउड लगा रहा था उस समय। तो यहाँ पे वर्षा की जो बूंदें होती है, या तो फिर बादल जो होती है, उस पर जो सूर्य की किरण पड़ती है, तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है। वर्षा की जो बूंदें होती है या बादल की जो कण होता है, उस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो उससे क्या होता है, हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, हमारा वो जो यहाँ व्हाइट जो रंग होता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिससे हमारा क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो अब इस किसके कारण होता है, तो ये जो होता है हमारा डिस्पर्सन के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। अब देखिए किस यहाँ पे रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे 18 नंबर के, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, बैगनी के लिए यानी वायलेट के लिए। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करिए तो VIBGYOR, ये हमारा हो गया वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वायलेट है। तो वायलेट का यहाँ पे जो कांच के लिए अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है।
इसका बताइए कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 प्लस कैपिटल डी बटे यहाँ पे हो जाएगा एफ, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 20 नंबर, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस। आई लेंस यहाँ पे पूछा है कितना होता है, तो ये क्या होता है हमारा 2 सेंटीमीटर होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है। अब देखिए हीरा का क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, सबसे कम जिसका यहाँ पे क्रांतिक कोण होता है वो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो सबसे कम यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है, 24 दशमलव यहाँ पे क्या है 24.41 डिग्री है। तो जिसका सबसे कम क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, इसमें क्या दिया है कि 2 संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2 हमारे क्या दे दिया गया है, उत्तल लेंस दे दिया गया है, 2 उत्तल लेंस दे दिया है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको मालूम है। अब दोनों के क्या किए, हम कॉन्टैक्ट मिला दिए, ये वाला हम क्या किए, कॉन्टैक्ट मिला दिए। तो अब पूछा है कि जब इसको हम समायोजित कर दिए तो अब ये कौन सा लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इसके ये कौन से तरह का लेंस का बिहेव करेगा, तो देखिए ये अगर मान लेते हैं एफ इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/f। फाइनली जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब क्या कि उत्तल लेंस है तो ये किसके तरह का बिहेव करेगा, तो उत्तल के तरह ही बिहेव करेगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, जल्दी से इसका बताइए। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये जो है यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। और बात करें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इसके यहाँ पे कितने शर्त है, 2 शर्त होती है। सबसे पहली जो शर्त होती है, प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से क्या आना चाहिए, विरल माध्यम में आना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है प्रकाश के लिए जो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, किसके यहाँ पे आपतित जो होगा उस पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत होता है। अब यहाँ पे क्या आता है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करती है। क्या है, which of the following phenomena confirms the transverse wave or nature of light। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस या ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, जब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसमें हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या है, ये अवरोध मान लीजिए, यहाँ पे एक लाइट है, तो इससे होकर यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश यहाँ पे टर्न होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे जब प्रकाश मुड़ता है तो ये किसके कारण, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। देखिए यहाँ पे जो एयर बबल होता है यानी एयर बबल पानी के अंदर क्या होता है, साइन करता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो वो किस कारण करता है, तो देखिए ये जो कारण है ये इसका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि ये जो हवा की जो यहाँ पे बुलबुला होती है, बबल होता है, वो पानी के अंदर चमकता है। अब जैसे कि देखिए कि इसमें मान लीजिए ये क्या है, पानी है, ये पानी, इसके अंदर एक हवा का बुलबुला है। अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, हवा है, तो हवा हमारा क्या होता है यहाँ पे रेयर, यहाँ पे क्या होता है, ये डेंसर मीडियम, ये हो गया हमारा पानी का होता है डेंसर मीडियम हो गया, और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा हो गया रेयर मीडियम। तो यहाँ से हमारा क्या काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 2 लेंस हो जिनकी क्षमता क्या है -15 डायोप्टर, दूसरा का यहाँ पे +5 डायोप्टर,
दोनों को यहाँ पे हम क्या किए, कॉन्टैक्ट में यानी समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। अब हमें यहाँ पे दो लेंस दे दिया, एक का क्षमता है -15 डायोप्टर, दूसरा का है +5 डायोप्टर। दोनों को अब यहाँ पे हम क्या किए, कॉन्टैक्ट में रख दिए। तो अब पूछा है जब कॉन्टैक्ट में रखिएगा तो इस कॉन्टैक्ट में रखने के बाद इसका फाइनली कितना क्षमता आएगा, कितना पावर आएगा, वो आपको बताना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है। क्या बताना है यहाँ पे, संयोजन की फोकस दूरी बताना है, पावर नहीं बताना है, फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इस दोनों को अलग अलग करके आप यहाँ पे एफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एफ इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। तो एफ इक्विवेलेंट जो आएगा वो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है कि खगोलीय दूरदर्शक के अंतिक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे क्या है कि द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। अब देखिए कि खगोलीय दूरदर्शक होता है, उसमें जो फाइनल इमेज होता है वो किस तरह का बनता है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो काल्पनिक और उल्टा बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। किसके लिए, तो खगोलीय दूरदर्शक यानी क्या कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसका जो यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी यहाँ पे होगा अंतिम ही होगा, अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को ठीक करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो आंख में कौन कौन से प्रकार का दोष होता है। तो एक तो हमारा होता है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, तीसरा हमारा यहाँ पे होता है जरा दृष्टि दोष, और एक यहाँ पे क्या होता है हमारा यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो देखिए अगर बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देती है। नाम से अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे, इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। लेकिन इसमें जो क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अब इसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और बात करें यहाँ पे दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा यहाँ पे है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि न दूर की वस्तु और न यहाँ पे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसके लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है क्या, बेलनाकार लेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म के लिए। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले का पर रंग का कारण क्या है। अब देखते होंगे यहाँ पे जब साबुन का जो बुलबुला होता है उस पे क्या होता है, ये बुलबुला होता है, जब इस पे देखते होंगे ये चमक रहा है, चमकता है ना साबुन का बुलबुला, तो वो किसके कारण चमकता है, उस पर जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, तो इसका आंसर बताइए। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा, यानी इंटरफेरेंस हो जाएगा। इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है, साबुन के बुलबुले पर जो रंग आता है वो यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण होता है जब जब यहाँ पे क्या होता है, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है ना, तब उस वहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है और उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे तरंग का निर्माण होता है और उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे व्यतिकरण कहते हैं। तो किसके कारण यहाँ पे साबुन का जो बुलबुला होता है उस पर रंग होता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है। अब एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है, तो 31 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्या, इंटरफेरेंस। क्या है ये, इसमें भी ये रंगीन दिखने का ही कारण है। और इसमें ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन था क्या था, साबुन का बुलबुला, उसमें भी क्या था, यहाँ पे रंगीन दिख रहा था। तो दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 में प्रकाश का वेग महत्तम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर बताइए। हम यहाँ पे इससे पीछे आपको हम बता चुके हैं, प्रकाश की जो यहाँ पे निर्वात में क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। प्रकाश की अगर वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, निर्वात में होता है। और वो कितना होता है, तो उसका बताइए। तो अगर बात करें हम यहाँ पे किलोमीटर, तो 3 × 10⁻⁵ यहाँ पे 5, ये क्या होता है यहाँ पे, किलोमीटर पर सेकेंड,
किलोमीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे 3 × 10⁸ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है इसका? प्रकाश का निर्वात में चाल है, तो फिर मैक्सिमम जो इसकी चाल होती है वो कितनी होती है? तो ये यहाँ पे है। और किस में होती है? तो निर्वात में होती है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, क्या है? विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इज। तो ये यहाँ पे क्या है? रेले प्रकीर्णन का सिद्धांत है, उसी में इन्होंने क्या बताया था? तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, तो वो किसके बराबर होती है? तो ये जो बीटा होता है वो यहाँ पे डी लैम्डा बट्टे यहाँ पे स्मॉल डी के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या 34 नंबर क्वेश्चन की। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि हुच ऑफ द, यहाँ पे क्या हुच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है यहाँ पे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर बात करें मैग्नीफाइंग पावर की तो वो किसके बराबर होता है वो यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे क्या है? तो ये लेंथ के टर्म है, जितना भी ये लेंथ के टर्म है। तो बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे -L/F0 इंटू क्या हो जाएगा 1+D/F ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन। प्रकाशिक पथ बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। तो ऑप्टिकल पाथ इक्वल किसके बराबर होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ, पाथ की लंबाई, यानी क्या कि इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, और उसको हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो पाथ लेंथ से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? यहाँ पे प्रकाशिक पथ निकल जाता है। तो इसका आंसर कहा जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में क्या आ गया? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अभी हम आपको बताएं कितने प्रकार का दोष होता है, 4 प्रकार का होता है। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें क्या होती है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो निकट की वस्तु होती है वो साफ साफ दिखाई देती है, और दूर की जो वस्तु होती है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे दूर दृष्टि की। तो दूर दृष्टि में बताए हैं कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, और उसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? नेचर ऑफ लाइट वेव इज क्या होता है? प्रकाश का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है? यहाँ पे अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ होता है, यानी ट्रांसवर्स होता है। प्रकाश का जो यहाँ पे नेचर होता है वो क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी हम आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पे 4, यहाँ पे हम बताए थे वायु का बताए थे, फिर जल का बताए थे, फिर हम यहाँ पे बर्फ का बताए थे, कांच का बताए थे, फिर हीरा का बताए थे। तो कांच का यहाँ पे अपवर्तनांक कितना है तो वो बताइए। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे क्या हो जाता है? 1.5 से लेकर 1.9 के बीच आता है। तो यहाँ पे क्या है? 1.5 है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 में क्या है? यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया? अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम कौन दिया? इस सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेल ने दिया था। यानी स्नेल ने क्या दिया था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था। और इसके कौन कौन से? तो 2 नियम थे। अब वो 2 नियम आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है क्या? यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a तथा बिंब की ऊंचाई b हो तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ए है। अगर मान लेते हैं v बराबर क्या है? हमारा ए है, और यहाँ पे u बराबर क्या है? हमारा b है। यहाँ पे क्या है? b की ऊंचाई यहाँ पे b है। तो अब यहाँ पे आवर्धन क्षमता क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए, फिर इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। आवर्धन क्षमता क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और बिंब की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे क्या है? बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय बी के बराबर हो जाएगी। यानी ये क्या है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता यानी एम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह क्या होगी। क्या हो रही है यहाँ पे, प्रकाश की कोई किरण है, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए 2 यहाँ पे है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है सघन मीडियम है, यहाँ पे क्या है ये विरल मीडियम है। अब प्रकाश की किरण को यहाँ से आ रही है, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है और ये क्या है यहाँ पे नॉर्मल है, ये यहाँ पे नॉर्मल है अभिलंब है। तो अब ये किस और मुड़ेगी, ये क्या है यहाँ पे सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब ये सघन माध्यम से आएगी ये क्या होगी यहाँ पे अभिलंब से यहाँ से इस तरह से इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हट जाएगी, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अभी तुरंत आपको ऊपर हम बताए हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर किलोमीटर में बात करते हैं तो हो जाएगा 3 गुने 10⁻⁴ यहाँ पे 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर में बात करें तो मीटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए ये माइनस में दिया है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का निवारण होता है। अभी हम आपको बताएं दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे होता है, इसका आंसर बताइए। तो ये होता है उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे एक कांच का अवतल लेंस है, कांच का अवतल लेंस है। अब उसको हम क्या करें, यहाँ पे ये पानी है, अब ये पानी है इसमें हम क्या करें कांच के अवतल लेंस को डुबा रहे हैं। तो अब बताइए कि जब इसको हम पानी में डुबा दिए तो ये इसमें क्या होगा, कम अभिसारी लो कन्वर्जेंस होगा, अधिक यहाँ पे अभिसारी यानी मोर कन्वर्जेंस होगा, कम अभिसारी यानी लो डाइवर्जेंस, या अधिक मोर डाइवर्जेंस होगा। तो बताइए इसका आंसर। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, लो डाइवर्जेंस होगा, यानी कम अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम अपसारी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है एक उत्तल लेंस है, क्या है यहाँ पे एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, को पानी में डुबाया जाता है। एक क्या है उत्तल लेंस है और उसका अपवर्तनांक यहाँ पे क्या है 1.5 है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं पानी में डुबा रहे हैं, तो अब इसकी क्षमता क्या होगी। अब देखिए एक उत्तल लेंस है उसको हम पानी में डुबा दिए, अब उसका क्षमता पूछा है, पावर पूछा है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो अब बात करें यहाँ पे क्षमता की, तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है यहाँ पे घट जाती है। अब घट क्यों जाती है, तो जब यहाँ पे क्या है इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है इसका अपवर्तनांक कम है, तो जब इसमें डुबाते हैं तो हमारा ये जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ यानी एफ क्या होता है बढ़ जाता है। एफ क्या होता है जब बढ़ जाता है तो अब हमें पावर यानी क्षमता बराबर हमारा मालूम है कि 1/, क्या होता है एफ होता है। जब एफ बढ़ेगा तो पावर क्या होता है घटने नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या हुआ एफ बढ़ गया है इसलिए पावर क्या होता है यहाँ पे घट जाता है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात किए कौन कौन सा चैप्टर का, तो यहाँ पे हम बात की किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश के। तो ये जो बुक 2 था उसका हम 2 चैप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा जो चैप्टर आता है वो क्या आता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्या है डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो कि वो जो हम वीडियो बनाए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।